साथियों, किसी विद्वान ने कहा है कि उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ना सिर्फ आपकी जिंदगी में मुश्किलातें आ सकती हैं, बल्कि आपसे जुड़े हुए वो संबंध, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, वो भी परेशान हो सकते हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी बात पर आधारित है। लेकिन आज फिर से कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ना सिर्फ इसी तरीके की क्राइम की कहानियां बल्कि और भी इतिहास की घटनाएं हम वक्त वक्त पर आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। ये कहानी संबंध रखती है एयरफोर्स में अकाउंटेंट के पद पर काम करने वाले श्री कृष्ण स्वरूप शर्मा जी से। उनका ये रोज का नियम था कि ऑफिस में जाते थे, वापस घर में आते थे शाम को 7 बजे और अपनी बीवी और अपने 27 साल के बेटे के साथ आराम से हंसी खुशी रहते थे। हर सुबह दफ्तर जाना, शाम को लौट के आना उनका रोज का नियम था। लेकिन इस शाम जब वो शाम को 7 बजे अपने घर पर पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो सोचते कि शायद पत्नी और बेटा किसी काम से बाहर गए होंगे और वापस आते वक्त उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा होगा कि घर के दरवाजे को बंद किया जाए। वो घर के अंदर दाखिल होते हैं। जब वो दाखिल होते हैं तो अचंभित हो जाते हैं कि वो देखते हैं सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा है और उनकी पत्नी, उनका बेटा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो उन्हें आवाज देते हैं, बबीता बबीता बबीता। उनकी पत्नी का नाम बबीता था। उन्हें आवाज देते हैं, लेकिन बबीता, उनकी वाइफ, कहीं भी मिल नहीं रही थी। आखिर में वो बेडरूम की तरफ जाते हैं। बेडरूम पर जाके जब वो नजारा देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वो तड़प उठते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, बबीता बबीता ये क्या हो गया। बबीता लहूलुहान बेड पर पड़ी थी। उनके सर पर किसी ने भारी भरकम चीज से हमला किया हुआ था। पूरा सर, पूरा बेड, पूरा कमरा रक्त रंजित था, लहूलुहान था। वो ये खबर अपने बेटे को पहुंचाने के लिए उनके बेटे के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा भी मरा पड़ा है। उनका भी पूरी तरीके से रक्त रंजित शरीर था। उन पर भी किसी ने किसी भारी भरकम चीज से हमला किया हुआ था। ये देख के वो अपना आपा खो बैठते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उनकी चीख सुनकर आसपास के पड़ोसी वहां पर आते हैं। वो देखते हैं कि पत्नी और बेटा कृष्ण स्वरूप के मरे पड़े हैं और ये बेसुध हालत में यहाँ पे पड़े हैं। वो उनसे पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो कृष्ण स्वरूप जी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं शाम को रोज की तरह घर में आया तो देखा कि ये दोनों मरे पड़े थे और ये सामान भी बिखरा पड़ा है। शायद किसी ने लूटपाट के इरादे से इन दोनों को मार दिया। पड़ोसी जो थे वो पुलिस टीम को फोन करते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं और पुलिस टीम अपने साथ पोस्टमार्टम की टीम भी वहां पर लेकर पहुंचती है। पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू करती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कृष्ण स्वरूप से वो स्टार्टिंग की इंक्वायरी करती है कि आपको क्या लगता है ये सब किसने किया होगा। कोई आपकी दुश्मनी, कोई आपका पुराना दुश्मन जिन्होंने ये किया हो। कृष्ण स्वरूप जी कहते नहीं, कोई भी नहीं है। बहुत याद करने पर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किसने इनका कत्ल किया, किसने इनको इस तरीके से इतनी बेरहमी से मार दिया। उसके बाद कृष्ण स्वरूप के घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो वो कहते हैं कि जरूर इस सीसीटीवी कैमरा में उस कातिल की फुटेज आई होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप वो वीवीआर तलाशिए जिसमें सबके आने जाने वालों की रिकॉर्डिंग होती है। जरूर उसमें कातिल की भी रिकॉर्डिंग होगी। पुलिस की टीम वीवीआर तलाशने के लिए जब अंदर वाले रूम में जाती है तो देखती है कि वो वीवीआर वहां पर था ही नहीं। कातिल ने बड़ी चालाकी से कत्ल करने के बाद उस वीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया था। यहां पर पुलिस को एक सबूत मिल जाता है कि वो कोई शातिर अपराधी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो शातिर अपराधी होता है वो अक्सर इस तरीके के काम नहीं करता है। उसको ये पता भी नहीं होता है कि ये वीवीआर कहाँ रखा है। सीसीटीवी में उसकी पहचान बताई जा सकती है, उसका कोई सबूत छूट सकता है। इसीलिए वो कभी भी, या 100 में से 99% तो अपना काम निपटाता है, कत्ल करता है, चोरी करता है, निकल जाता है। लेकिन इस पर्सन ने वीवीआर को भी चुराया। इसका मतलब साफ था कि ये बंदा इनके घर से कोई करीब का ताल्लुक रखता था, या फिर कोई दोस्त या रिश्तेदार ही था, या फिर बहुत अच्छी तरीके से वो इनको जानता था। अब वीवीआर तो गायब हो चुका था। पुलिस आगे की तफ्तीश को जारी रखने के लिए पड़ोसियों से पूछताछ करती है, क्या उन्होंने किसी को आते जाते इस घर में देखा। क्योंकि 3 लोग रहते थे, जिनमें से 2 का कत्ल हो चुका और तीसरे अपने दफ्तर से शाम को ही वापस लौट के आए थे। लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद पुलिस इस घर के आसपास के घरों में, दुकानों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की तफ्तीश करती है, उन्हें खंगालती है। तो उन्हें कहीं पर भी कोई भी ऐसा सुराग या कोई भी ऐसा कातिल का सबूत नहीं मिलता है। लेकिन इसी बीच एक सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ एक फुटेज मिल जाती है, जो कि सिर्फ 4 सेकंड की थी। लेकिन उसमें भी
उसमें भी एक ऐसा बंदा जो कि संदिग्ध था, यानी कि पूरे चेहरे पे उसने गमछा लपेटा हुआ था, वो पुलिस को नजर आता है। लेकिन ये सुराग उनको मिलता है कि वो 4 सेकंड की फुटेज में वो अपना मुंह पूरी तरीके से ढका हुआ जो बंदा था, वो अपने हाथ में कुछ ले जा रहा था जो कि वीवीआर टाइप का ही था। अब पुलिस की पूरी टीम इसी अंगोछे गमछे वाले इंसान को ढूंढने की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। वो पड़ोसियों से पूछती है, कृष्ण स्वरूप जी से पूछती है कि क्या आपने इस तरीके के चाल ढाल वाले, कपड़े पहनने वाले या इस तरीके के हुलिये के इंसान को आपने कभी देखा है? लेकिन न कृष्ण स्वरूप इस बात की कोई हामी भरते हैं और ना ही पड़ोसी कोई बोलता है कि हाँ, हमने इस तरीके के पर्सन को यहाँ पहले कभी देखा था। पुलिस की कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं पे पहुंच जाती है, यानी कि अब पुलिस के पास सिर्फ एक 4 सेकंड की फुटेज ही थी। लेकिन इसी बीच एक और ऐसा सबूत पुलिस के हाथ में लगता है जो कि इस दिशा में, कातिल को ढूंढने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा था। क्योंकि वो इंसान जो कि गमछा लपेट के आया, अपने हाथ में वीसीआर लेके निकल गया, वो इंसान अपनी गाड़ी से तो नहीं आया होगा, क्योंकि अपनी गाड़ी से आता तो अपनी गाड़ी से ही जाता। ना वो बाइक से आया, ना ही वो 4 व्हीलर से आया। वो इंसान निश्चित रूप से किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आया होगा। अब पुलिस लोकल ऑटो रिक्शा वालों से, बैटरी रिक्शा वालों से, जो कि दिल्ली के ही पालम विहार इलाके के आजू बाजू रहने वाले थे, वहीं पे अपना बिजनेस करते थे रिक्शा चलाने का या फिर बैटरी रिक्शा चलाने का, उनसे पूछताछ करती है। बस वालों से पूछताछ करती है, लेकिन किसी भी कंडक्टर, किसी भी ऑटो रिक्शा चालक के पास से उनको कोई भी सुराग नहीं मिलता है कि भाई कौन था ये बंदा। वो बोलते हैं रोज हमारी बैटरी रिक्शा में या बस में बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, गमछा पहन के चढ़ते हैं, हम नहीं पहचान सकते कौन है। इसी दौरान एक ऐसा बैटरी रिक्शा वाला पुलिस को एक सुराग देता है जो कि कातिल तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता साबित होता है। एक बैटरी रिक्शा वाला बोलता है कि हाँ साहब, एक गमछे वाला तो चढ़ा था कुछ दिन पहले हमारे बैटरी रिक्शा में, जो कि शायद इसी तरीके का गमछा पहने था, और मैंने उसे मेट्रो स्टेशन तक उतारा था। अच्छा, कौन था वो? उसको पहचान सकते हो? उसका चेहरा, मोहरा, कदम, चाल ढाल कुछ? वो बोलता है नहीं साहब, इतना तो मैं नहीं, रोज बहुत लोग चढ़ते हैं रिक्शा में, लेकिन हाँ वही था शायद। पुलिस पूछती तुमने कैसे ये बात को पहचान लिया, या तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो गमछे वाला इंसान और सीसीटीवी वाला गमछे वाला इंसान एक था? वो कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब वो कुछ अजीब सा ही था, और सबसे बड़ी बात उसके पूरे कपड़ों में और हाथों की उंगलियों में भी खून के निशान थे। मैंने उससे पूछा कि साहब कहाँ चोट लगी, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने कहा कि मेट्रो चलो। मैंने कहा होगी कोई बात। मैं उसे लेके मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गया। फिर क्या साहब, बस हाँ एक बात, उसने मुझे जो पैसे दिए थे 30 रुपए बनते थे, तो उसने 20 रुपए का नोट दिया था और 10 रुपए का नोट फटा था। तो इंस्पेक्टर साहब बोलते कि ये इस बात का कातिल के मिलने से क्या संबंध? तो बोलता है इंस्पेक्टर साहब उसने 10 रुपए के नोट के बदले बोला कि 500 रुपए का नोट लो। मैंने कहा कि नहीं, 500 नहीं ले सकता हूं मैं। तो उसने कहा मैं तुम्हें पेटीएम करता हूं। पेटीएम? इंस्पेक्टर जब इस पेटीएम की बात को सुनते हैं तो पूरी पुलिस महकमे की बाँछें खिल जाती। जल्दी से वो पेटीएम, जिस नंबर से तुम्हें ट्रांसफर हुआ, जिस नंबर से वो पैसा ट्रांसफर हुआ, वो नंबर दिखाओ। और साथियों, इस पेटीएम वाले नंबर से पुलिस पहुंचती है अभिषेक नाम के एक लड़के के पास। जी साथियों, यहाँ पे गौर करने वाली बात तो केवल इतनी सी है कि उस बैटरी रिक्शा वाले ने जिस पेटीएम वाले का नंबर बताया, पुलिस ने उस पेटीएम वाले नंबर का एड्रेस निकाला और उसके घर में पहुंची तो पुलिस ही भौचक्की रह गई, क्योंकि ये अभिषेक नाम का लड़का था, वही अभिषेक जो मृतका बबीता के भाई का बेटा था। यानी कि ये बबीता इस अभिषेक की बुआ थी। शुरुआती पूछताछ में तो मना करता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब पुलिस अपनी 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है तो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बुआ को नहीं मारना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, वो मुझे बहुत जलील करती थी। इंस्पेक्टर साहब ने पूछा कि कैसे जलील करती थी? तो उसने बताया कि मैं बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में था। मेरी बहन की शादी थी, तब मैंने अपनी बुआ से कुछ 50,000 रुपए मांगे थे। मैंने बुआ को बोला था कि मैं जल्दी ही आपको वापस कर दूंगा, लेकिन उसके बाद कोविड का दौर आ गया, मेरी नौकरी चली गई, मैं बेरोजगार हो गया। मैं क्या करता? मैंने बुआ को बोला मैं अगली नौकरी लगते ही आपको 50,000 आपके लौटा दूंगा, लेकिन बुआ नहीं मानी। बुआ मेरे सारे रिश्तेदारों, अपने सारे रिश्तेदारों में ये बात फेमस करती जा रही थी, मुझे बदनाम करती जा रही थी कि मैं चोर हूं, मैं लालची हूं, उनके पैसे नहीं लौटा रहा हूं। उस दिन भी तो मैं बुआ को समझाने गया था कि बुआ ऐसे किसी को मत बताओ, लेकिन
साथियों, उस दिन अभिषेक ने अपनी बुआ के घर जाकर खाना भी खाया था। अपने भाई के साथ खाना खाने के बाद उसने पिक्चर भी देखी थी। बुआ को बहुत समझाया भी था, बुआ मान भी गई थी। लेकिन अभिषेक ने अपने इकबाल जुर्म में यह भी बताया कि जब मैं घर से निकलने वाला था तो मेरी बुआ ने मुझे फिर से टोका, पैसे कब लौटा रहा है, ऐसा ही था तो बहन की शादी मत करता। साथियों, इस बात पे अभिषेक को गुस्सा आ गया और उसने अंदर के कमरे में पड़े हुए डंबल से अपनी बुआ के सर को कुचल दिया। ताबड़तोड़ वार करने के बाद कुछ देर में बुआ मर गई। जब उसने देखा कि मेरा भाई बाजू वाले कमरे में ही है, उसे सब कुछ पता चल जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो पुलिस को बरगलाने के लिए उस घर के सामान को बिखेरने लगा ताकि पुलिस को यह अंदेशा हो जाए कि ये किसी लूटपाट के उद्देश्य से की हुई, किसी चोर डकैत ने की हुई घटना है, उसने इस औरत को मारा है। उसके बाद अभिषेक जाता है अगले कमरे में और अपने भाई के सर पर भी उसी डंबल से ताबड़तोड़ वार करता है। थोड़ी देर में भाई भी वहीं पे लहूलुहान होकर चित्त हो जाता है, मर जाता है। इसके बाद वो उस कमरे में भी सारे सामान को बिखेरता है और घर से चुपके से आ जाता है अपने घर में। जब शाम को ये पहुंचते 7 बजे कृष्ण स्वरूप जी घर में आके देखते हैं दोनों को मरा हुआ, तो पुलिस टीम को खबर पहुंचती है, सारे पड़ोसियों, सारे रिश्तेदारों को खबर पहुंचती है। तो ये इनकी पत्नी के भाई का बेटा था, इनको भी खबर पहुंचती है। ये भी दुख जताते हुए शोक में अपने पिता के साथ, माँ के साथ घर में पहुंचता है और रोता है, धोता है, नाटक करता है। किसी को रत्ती भर भी शक नहीं होता है कि यही कातिल है जो कि कुछ देर पहले इस घर में आया था और इसी ने इन दोनों का कत्ल किया। उसके बाद ये पुलिस पे लगातार दबाव भी बना रहा था कि मेरे बुआ के कातिलों को पकड़ो, मेरे भाई के कातिलों को पकड़ो, और वो हर एक जगह पर पुलिस के सामने ही घूम रहा था, चाहे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लानी हो या फिर डेड बॉडी को जलाना हो या फिर कोई भी क्रियाकर्म हो, रस्म हो, हर जगह वो पुलिस के सामने ही था। लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। लेकिन केवल उस फटे हुए 10 रुपए के नोट ने ऐसा सबूत दिया पुलिस को कि पुलिस पहुंच गई असली कातिल के पास। साथियों, यहाँ पे अभिषेक ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो बैटरी रिक्शा वाला पुलिस का गवाह बन सकता है। कभी भी नहीं सोचा था कि 10 रुपए का फटा नोट मेरी सजा में सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकता है। अभिषेक ने कभी भी नहीं सोचा था कि पुलिस उस बैटरी रिक्शा वाले तक पहुंच सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला चाहे कितनी भी दिमाग से काम ले, कितनी भी चतुरता से काम ले, कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ के ही जाता है जिसमें वो पकड़ा जाता है। साथियों, ऐसी कहानी बताने का उद्देश्य आपको विचलित करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने आसपास होने वाले किसी भी अपराध के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें, क्योंकि ऐसी घटना कभी किसी के साथ भी हो सकती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए। साथियों, ऐसी और हैरत अंगेज कहानियां बताने के लिए, सच्ची घटनाएं बताने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबाना होगा ताकि हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथियों, कमेंट बॉक्स का जो सेक्शन है उसे भी खाली ना रहने दें। अपने सुझावों से, अपने किसी भी ख्याल से उसे भरते रहें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगली कहानी में फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।